हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स 9.8 और मैं आमिर अंसारी, आपका अपना मास्टर, घर का मास्टर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीपल पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? और बहुत सारे स्टैंडर्ड टाइप हम देखने वाले हैं जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं आज तक, जेई में, नीट में या सीबीएसई में, कहीं भी। उन सभी को समराइज करने की कोशिश की गई है। वो फंडामेंटल्स क्या हैं जिनको यूज़ किया जाता है उसकी बात की गई है। और हाँ, नोट, वीडियो शुरू करने से पहले किसी करेक्शन के लिए डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ लें। तो जल्दी से कॉपी पेन निकालो, शुरू करते हैं। तो यार, हमने इस बात को तो देख ही लिया था कि अगर यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है और यहाँ से आर डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट है पी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज क्यू इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। और मेरी बात सुन यार, अगर यहाँ पर कोई मल्टीपल चार्ज आ जाते हैं यार, तो भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी वन के क्यू वन बाय आर स्क्वायर, क्या वो ऐसे चली जाएगी अगर ये पॉजिटिव चार्ज है? और यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज अगर क्यू टू है और उसकी वजह से अगर हम यहाँ देखने लग जाएं, तो ये क्या, मैं इसको ई टू कह सकता हूँ, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, ई वन। तो ई वन और ई टू को क्या मैं वैक्टोरियली सॉल्व कर सकता हूँ? इस थीटा एंगल के बारे में पता लग जाए और वैक्टोरियलाइजेशन कर सकता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने इसकी बात करी है। बात समझ में आ गई क्या? चल, टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं तुझे कुछ सवाल कराता हूँ। तो सवाल ये है आपके सामने कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है और हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। कहाँ? इस पॉइंट ओ पर। और ये पॉइंट ओ कौन है? ये सेंट्रॉइड है। ये क्या है? ये सेंट्रॉइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। बात समझ आई क्या? बहुत ईजी सी बात है। बहुत ध्यान से देखो कि मैं आपको ये बता दूं। चल, इसको ना हम कुछ नाम दे देते हैं। इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी और इसको नाम दे देते हैं सी। तो ओ से ए तक का जो डिस्टेंस होगा, सेंट्रॉइड की ये खूबी होती है, प्रॉपर्टी होती है। अगर तू 10वीं पास है, तुझे ट्राइंगल पता होंगे कि ओ ए, ओ बी, ओ सी इक्वल होंगे। समझ में आ गया? तो मैं क्या कह सकता हूँ? ओ ए क्या कह सकता हूँ? ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। बात समझ में आ गई क्या? और इस डिस्टेंस को अगर मैं d कह दूं तो इसको भी d कहना पड़ेगा, इसको भी d कहना पड़ेगा। बात समझ में आई आपको? और d कितना होता है? d अगर तुझे पता ना हो तो मैं बता दूं। देखिए, ये पूरा कितना होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर इस पॉइंट को d कह दिया जाए या ए एम कह दे, तो ए एम की अगर मैं बात करूं तो ये परपेंडिकुलर होता है। ये ए कॉस 30, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 30। तो ये कितना हो जाएगा? ए कॉस 30। और यहाँ पे कितना डिस्टेंस है? ये वाला डिस्टेंस कितना है? 2/3 ऑफ दिस इंटू 2/3। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आता है? a/√3। क्या आता है? a/√3। बात समझ में आ गई क्या? चलो, तो ये सारा डिस्टेंस कितना है? डी के इक्वल। और इन सब की जरूरत नहीं है, एक लाइन में सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि सारे डिस्टेंस जब इक्वल हैं तो ई ए की बात कर ले। ई ए कहाँ आएगी? पॉइंट ओ को देखें तो देख, ये ऐसे नीचे की तरफ आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू बी, क्या ये उधर जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू सी, क्या ये उधर जाएगी? और ये जो ई बी, ई सी और ई ए, ये तीनों ही मैग्नीट्यूड में इक्वल है। और इन सभी के बीच में कितना एंगल होने जा रहा है? 120 डिग्री। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंट्रॉइड पर कितनी होगी अगर ये तीनों इक्वल हैं? 0। वेक्टर का रिजल्ट है, वेक्टर का एक रिजल्ट है, अगर किसी पॉइंट पर 3 इक्वल वेक्टर, भले ही वो फोर्स हो, भले वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो, भले ही वो कुछ भी हो, बस वेक्टर हो और इक्वल हो और 120 डिग्री पर अलग हो, एंगल से सेपरेट हो, तो नेट 0 आता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट एट पॉइंट ओ इज 0। बात समझ में आ गई क्या? इस पॉइंट को याद रखने के लिए मैं कुछ ऐसा बोलता हूँ कि 3 इक्वल ताकत के घोड़े तू दुम से दुम बांध दे और तीनों को इस तरीके से सेट कर दे, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, और सबको कहे भागो। कोई भी भाग नहीं पाएगा, वहीं खड़े रह जाएंगे सारे। बात समझ में आ गई क्या? चल, इसी के जैसा एक और सवाल करते हैं। तो देखो, यहां पर ओ पॉइंट है और वो स्क्वायर का सेंटर है। ओ पॉइंट है और वो स्क्वायर का सेंटर है। आज भी उसने यही सवाल पूछा। ये रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, एक स्क्वायर है,
स्क्वायर की फॉर्म में किया गया, ओ पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तेरे मन में आंसर आ गया होगा, बिल्कुल बिल्कुल वही है। एक मिनट रुक जा, बस मुझे एक्सप्लेन करने दे कि देख, अगर मैं इसको नाम दे दूं, इसको ए कह दूं, इसको बी कह दूं, इसको सी कह दूं और इसको डी कह दूं, तो सबकी वजह से जो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ए पॉइंट की वजह से। और एक और बात, अगर ये साइड रूट टू है तो ओ ए इक्वस टू ओ बी इक्वस टू ओ सी इक्वस टू ओ डी किसके इक्वल है, वो ए के इक्वल है। तुझे कैसे पता मास्टर? मैंने कहा भाई ये और ये वाली साइड इक्वल होने वाली है और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, और अगर वो रूट टू ए है तो ये ए और ए ही होंगे। कैसे पता? पाइथागोरस। ठीक है, अब सब इसके इक्वल हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू सी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू डी, लेट्स से ई विच इज इक्वल्स टू के क्यू बाय ए स्क्वायर। बात समझ आ गई है? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या आ गई, इधर साइड आएगी डायगनली, डायगनली किसकी वजह से आएगी, ई ए, और इसकी वजह से कहाँ जाएगी, ये किसकी वजह से, सी की वजह से, एकदम उसके अपोजिट, और बी की वजह से इधर आएगी, और डी की वजह से उधर जाएगी। चल हटा सावन की घटा, बत्ती बुझा, सो जा। बात समझ में आ गई क्या? ओ माय गॉड, ये तो बी है। अभी नहीं सोना, अब सोना है। तो ये खाच 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 खाच, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। इस वाले केस में भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, जीरो। सर अब तो मैं समझ गया। मैंने कहा क्या कि सबका आंसर जीरो आना है? अबे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। चल एक और सवाल देखते हैं। अगर मान ले कि ऐसे पेंटागन हो, और वो कैसा पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन। कैसा पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन है। दिख रहा है क्या? देख कैसा है, रेगुलर पेंटागन। तो अगर ऐसा है, यहां पर भी क्यू हो, क्यू हो, क्यू हो, क्यू हो और क्यू हो। सवाल सुनना बहुत ध्यान से। तो मैं तेरे से कहूं कि यार यहां से बता दे, ये वाला, ये सेंटर है, वो क्या है, सेंटर, और ये रेगुलर है, साइड क्या है इसकी, ए है, साइड क्या है, ए है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आने वाली है, जीरो। आज भी जीरो। सर यहाँ पे तो पेंटागन है, यहाँ पे तो चार थे, कैंसिल कर गए। मैंने कहा बाबा अब एक पॉइंट लिखने की, एक नोट लिखने की टाइम आ गई। क्या टाइम है, क्या नोट है, कि भाई अगर किसी रेगुलर ज्योमेट्री में, रेगुलर ज्योमेट्री मतलब समझ रहा है ना, कि इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक रेगुलर स्क्वायर, रेगुलर पेंटागन मतलब हर साइड ए है, या रेगुलर हेक्सागन, या रेगुलर हेप्टागन, ऑक्टागन, नॉनागन, कुछ भी बाबा रेगुलर होना चाहिए। तो रेगुलर है और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब हर पॉइंट पे जो चार्ज है वो क्यू 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 है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस ज्योमेट्री के, उस रेगुलर ज्योमेट्री के सेंटर पे जीरो आने वाली है। दो पॉइंट हैं, क्या क्या वर्ड बोल रहा हूं मैं, दो पॉइंट बोल रहा हूं। पहली बात तो क्या बोली, रेगुलर ज्योमेट्री। पहली बात क्या बोली यार, तो सुनता नहीं यार, रेगुलर ज्योमेट्री, रेगुलर ज्योमेट्री समझ में आ गई, और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये दोनों चीजें कंबाइन होकर आ गई तो रेगुलर ज्योमेट्री के सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी होगी, जीरो 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 जीरो। तेरी बात नहीं कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो। तू दिल पे क्यों ले रहा है? बात समझ में आ गई क्या? तो इस केस में भी रेगुलर पेंटागन है ये। और इवन अगर हमारे पास हेक्सागन भी आ जाए, सर बस टाइम वेस्ट मत कर। मैंने कहा ना ना ना, बस बस सॉरी, जल्दी से देख ले, मेरा फ़र्ज़ है। और एक बार जो मैं अपना फ़र्ज़, अच्छा कमिटमेंट था, सॉरी, के क्यू 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 क्यू। तो यहाँ पर भी जो सेंटर है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आने वाली है, ज़ीरो आने वाली है। इन्हीं बातों के चलते चल एक सवाल और करते हैं। मान ले कि अगर तुझे ऐसा लगे कि मास्टर की बातें फुलफिल हो रही हैं, तो आंसर दे मुझे। क्या आंसर आएगा? ये रेगुलर स्क्वायर है, ये क्या है, रेगुलर स्क्वायर है। आज भी वही बात पूछी कि ओ पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ई नेट एट पॉइंट ओ कितनी होगी, बताना है। जल्दी से पॉज करके सोच। सुन, ओ पॉइंट को एनालाइज करके देख, ओ पॉइंट को एनालाइज करके देख। मैं नाम दे देता हूँ, इसको ए दे देता हूँ, इसको बी कह देता हूँ, इसको सी कह देता हूँ, इसको डी कह देता हूँ। ये माइनस क्यू है, ठीक है, पॉइंट सी पर क्या है, माइनस क्यू। तो ए पॉइंट पे जो चार्ज है, क्या वो कहेगा मेरी तरफ आ जा इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आया क्या, मेरी तरफ आ जा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओ सेंटर है, ओ कौन है, सेंटर। कुछ लोग इधर से बजे हुए होते हैं
वो कहते हैं सेंटर नहीं लिखा इसने, बोल तो रहा हूँ ध्यान तो दे। तो ई ए ये किसकी वजह से हो गई, ई ए। और फिर अगर तू क्यू सी वाले इस वाले चार्ज की वजह से देखा है तो ये भी अपनी तरफ खींचेगी, तो दोनों के एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अगर तू बी की वजह से देखेगा तो वो क्या इधर फेंक के मारेगा इसको, और डी क्या उसको उधर फेंक के मारेगा, क्या ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट तो आज भी जीरो है। सर तो बस मैं समझ गया, बस आंसर जीरो है। भाई नहीं भाई नहीं यार, नहीं जीरो है। हाँ नहीं तो हद ही हो गई। ध्यान से सुन, अगर ऐसा हो जाए, अगर मैं कहूं कि यहाँ पे क्यू माइनस क्यू लगा है तो तुम क्या कहोगे। तो ओ पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। सवाल एकदम सेम है। ओ कौन है, सेंटर है, ओ सेंटर है, और ये वाला क्या है, ए साइड है। बात समझ में आ गई क्या। तो ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट बता दे। बात समझ में आ गई क्या। चल होशियार है तू, होशियार है, होशियार है। हाँ हाँ तेरी मम्मी मजाक नहीं करती तेरे साथ, पागल है क्या। सच बोलती तेरी मम्मी, तू होशियार है। चल कर 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 सवाल कर। देख भाई, तो अगर यहाँ पे आज बात करने लगेगा तो कहानी बदल चुकी है, कहानी बदल चुकी है बॉस। ओ पॉइंट बॉस इधर देखिए, बॉस बॉस इधर देखिए। ए एब्बा बिल्ली, एल्ला सिल्ली, एल्ला डिल्ली। तो एली की वजह से किधर फेंकेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर फेंकेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ गई क्या। ई ए और बी किधर फेंकेली इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर फेंकेली इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान से सुन, सी किधर फेंकेली इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इधर फेंकेली, समझा। क्योंकि क्यू प्लस कहेगा चल उधर, और माइनस क्यू कहेगा चल आ जा। बात समझ में आ गई है, तो दोनों की तरफ से इधर आ गई। और अब डी पे जो लगा है क्या, वो भी कहेगा इधर आ जा। समझ में आया क्या, ये किसकी वजह से है, डी की वजह से। समझ में आया भाई। चल इन दोनों के बीच में आज एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये पॉइंट ओ था। अगर इसका तो इक्विवेलेंट देखे तो पॉइंट ओ पर आज ये सारे वही सब कहानी यार। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, और ई ए इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू ई सी इज इक्वल टू ई डी। तो सारे इक्वल हैं। अगर मैं लिखना भी चाहूँ तो क्या लिख दूँ, अगर साइड ए बोल रखी है, एक काम कर इसको ना क्या कर ले, √2a कर ले, तो तेरी कहानी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो ओ ए किसका हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर मैंने वहाँ पे √2a कंसिडर कर लिया तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। बात समझ में आ रही है क्या, आए सुनना भाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ, अब सारी इक्वल हैं, मैंने इसको क्या कह दिया, ई कह दे, क्या कह दे, ई। तो ये क्या हो जाएगा 2e, इधर क्या हो जाएगा 2e, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो जब भी दो वेक्टर, जब भी कोई दो वेक्टर दे के 90 डिग्री पर कर दे वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, तो 2e है, 2e है, और ई नेट क्या इधर आ जाएगा, विच इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ 2e। अब वेक्टर नहीं पढ़ा रहा है बॉप में तेरे को कि ये समझाऊं कि कैसे आया, समझा ना तू। चल अभी जल्दी से पहुंच कर कॉपी कर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल तैयार रखता हूं मैं तेरे लिए। तो लेकिन ये वाली बात लिख लेना कि यूनिफॉर्म, पॉज करके कॉपी कर ले। चलो तो भाई क्या नोट करना है कि रेगुलर ज्योमेट्री यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। सर यहाँ पर तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था, मैंने कहा कहाँ था यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, क्यू क्यू माइनस क्यू है। सर मैग्नीट्यूड तो सेम था। भाई मैग्नीट्यूड नहीं बाबा, साइन भी इंपॉर्टेंट है। ऑल चार्जेस मस्ट हैव सेम साइन एंड इक्वल मैग्नीट्यूड। बात समझ में आई क्या, ऑल चार्जेस मस्ट हैव सेम साइन एंड इक्वल मैग्नीट्यूड। अगर उससे ज़रा सा भी कुछ डेविएटेड है सवाल में तो भाई नेट आंसर जीरो नहीं है, तब संभल के खेलना है। बात समझ में आ गई क्या। चलो एक और सवाल है। मान लेते हैं, मान लेते हैं ये कोई पॉइंट चार्ज है Q। सर तू तो स्क्वायर के पीछे ही पड़ गया, क्या करें। चलो Q Q Q, और यहाँ पे जो वाला था वो वाला आज भाग गया, वो वाला चार्ज निकल के भाग गया। अच्छा दिख नहीं रहा है, सॉरी। दिखा क्या, ये वाला चार्ज निकल कर भागा।
ए बी सी डी, और ओ पॉइंट पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है क्यू क्यू क्यू। ये वाला चार्ज निकलकर भागा, 100 में लगा धागा। चल फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ। चल जल्दी से मैं तुझे करवाता हूँ सवाल। देख भाई, ओ पॉइंट को एनालाइज कर, साइड को कितनी मान ले अगेन, √2a। बात समझ में आ गई क्या? तो सुन मेरी बात, ए की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो किधर आएगी, इधर आएगी। इधर आएगी कि नहीं आएगी बाबा, मानता है कि नहीं यार? आएगी आएगी आएगी, हाँ ना बोल यार, जल्दी ही बोल। ये देख, तो बी की वजह से इधर आएगी, ये क्या है, ई बी, ये क्या है, ई ए, और डी की वजह से किधर जाएगी, उधर जाएगी। समझ में आया क्या? तो देख, ये दोनों तो हल कट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्या सी की वजह से उधर जाएगी, सी की वजह से उधर जाएगी, लेकिन उधर वाली कोई है नहीं आज जो इसको कैंसिल करे, इससे लड़ने वाली। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी इक्वल आ जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ओनली ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट ए। और इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि चारों इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का सम हमने अभी थोड़ी देर पहले अगर उनको वेक्टर एडिशन करके दिखा दिया जाए, ई बी वैक्टर प्लस ई सी वैक्टर प्लस ई डी वैक्टर, ये जीरो था। अब यहाँ पे कौन मिसिंग है, ई सी मिसिंग है। क्या मिसिंग है, ई सी। बात समझ में आ गई क्या? तो बहुत ध्यान से सुनो कि ई सी ये जीरो होनी चाहिए। अगर यहाँ पर भी रखा होता तो नेट जीरो होता। तो ई सी किसकी इक्वल हो गया, माइनस टाइम्स ऑफ, ई सी को इधर ही रहने दे, चल ले ई सी को इधर ही रहने दे, बाकी सबको उधर ले जा। तो ई सी अगर पता लग जाए, क्या पता लग जाए, ई सी अगर पता लग जाए कितनी है, क्या वो इनको कैंसिल कर देगी, इनके रिजल्टेंट को? बात समझ में आई कि नहीं आई? माइनस ई ए वैक्टर प्लस ई बी वैक्टर प्लस ई डी वैक्टर। बात समझ में आ गई क्या? तो सी पॉइंट पर अगर चार्ज होता तो नेट जीरो होती। तो आज इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बस जो चार्ज सी पे प्लेस्ड कर दो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। बात समझ में आ गई क्या? कि अगर वो होती तो कैंसिल कर जाती, नेट आंसर जीरो होता। तो अगर नहीं है तो ऐसा मान लो कि यार बस यहां पर जो है, जो नहीं है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती वही आंसर है। क्या है क्या नहीं है मास्टर, तूने तो एक गोला बना के फेंक दिया। मैं तो सिर्फ इतनी बात समझाना चाह रहा हूं कि यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है अगर सी होता। तो जो इनका रिजल्टेंट आ रहा है उसके अगेंस्ट सी काम करता अगर क्यू चार्ज होता। बात समझ आ गई? और नेट आंसर जीरो हो जाता। अगर वो नहीं है तो जो कमी है वही आंसर है। बात समझ में आ गई क्या? ये है लास्ट वाली लाइन जो तेरे लिए है, जो कमी है वही आंसर है। तो क्या है आंसर, के क्यू बाय ए स्क्वायर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, के क्यू बाय ए स्क्वायर। जो सी पर रखे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती वही आंसर है। बात समझ में आ गई क्या? चलो बहुत शानदार। एक और सवाल है तेरे लिए मेरे पास। तो यार ये आखिरी सवाल देख इस टाइप पे, इसके बाद एक एडवांस वर्जन पे चलता है, मजेदार सवाल यार। चल इस सवाल को देख। सर ये तो बिल्कुल ऐसे सवाल है, मैंने कहा नाना नाना फिर गलती कर रहा है। तो देख ध्यान से देख यार, यहाँ पे क्यू है क्यू है क्यू है, माइनस क्यू है माइनस क्यू है माइनस क्यू है। तो 3 चार्ज पॉजिटिव और 3 चार्ज नेगेटिव है। आज तेरे से पूछ ले कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ बता दे। तो तुझे कुछ नहीं करना, सिंपल एक एक चार्ज को पकड़ते रहे और एनालाइज करते रहे। ध्यान से देख इधर, तो इसको बोल दे ए, इसको बोल दे बी, बोल दे सी, बोल दे डी, बोल दे ई, बोल दे एफ। तो रेगुलर हेक्सागन है, साइड ए है, रेगुलर हेक्सागन है, साइड ए है। तो भैया ध्यान से देखो, इस वाले चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी क्या वो इधर आएगी? ध्यान से देखो ध्यान से देखो ध्यान से देखो, क्या ओ पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी क्या वो इधर आएगी? ये रही ई ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू चार्ज प्लेस एट पॉइंट ए। और भैया बहुत ध्यान से देखो कि क्या बी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, बी पर रखे चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी क्या वो इधर आएगी? वो कहेगा जा परे को मर जा, जा परे को मर जा, जा परे को मर जा। सॉरी। तो ये बात तो रही इन 3 चार्ज की वजह से, टिक टिक टिक। बात समझ में आ गई क्या? रहे कौन, सी डी ई रह गए। तो सी डी ई की वजह से अगर हम एनालाइज करने बैठ जाएं तो सी की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कहेगा आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा। तो डी भी कहेगा आजा आजा
ई भी कहेगा आजा आजा, तो बाबा ये क्या सुपर इम्पोज हो जाएंगे। बात समझ में आ गई क्या? ये रही ई सी की वजह से, ये रही ई डी की वजह से, और ये रही ई ई की वजह से। ओहो ई ई उ उ आ आ। तो इन दोनों को जब ऐड करेगा तो बहुत ध्यान से देखेगा कि यार ओ पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ओ पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हैं, दो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हैं, दो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हैं, और सारी ही इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। काइको क्योंकि ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी इज इक्वल्स टू ओ डी, तो इधर क्या कर देगा ई ए इज इक्वल्स टू ई बी इज इक्वल्स टू ई सी इज इक्वल्स टू, समझ में आया क्या? तो लास्ट में लिख देता हूँ मैं, तू ये समझ गया ना, बहुत अच्छी बात है। तो ई मैंने कहा लेट्स से ये ई ही है, समझ में आएगा? लेट्स से ये ई ही है, ऐसा मान लेते हैं। बात समझ में आ गई क्या? दिख रहा है ना तुझे साफ साफ? ठीक है, तो हमने क्या कि यार ये मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टू ई, समझ में आया क्या? और सुन, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। बात समझ में आ गई क्या? तो मैं इस वाली फोर्स का और इस वाली इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का और इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्टेंट आएगा, मैंने कहा ये आ गया। और वेक्टर तो मैं तुझे पढ़ा ही नहीं रहा हूं आज, तो मैं तुझे वेक्टर पढ़ाऊंगा ही नहीं, पागल है क्या? अगर दो फोर्स या कोई भी दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के अगर 120 डिग्री पर लगे हों तो उनका रिजल्टेंट वही आ जाता है। जानने के लिए देखिए अब आगे। अब एक गधे, दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के अगर 120 डिग्री पे लगे होते हैं, दो वेक्टर ऐसे हैं 120 डिग्री पे लगे हुए, तो उनका ये भी एफ है, ये भी एफ है, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। एफ है, एफ है, एफ है, एफ है, एफ है, एफ। ठीक है, तो ये भी क्या आ गया? 2e आ गया। तो अब ये वाली और ये वाली जुड़ के क्या आंसर आ जाएगा? नेट 4e इज द आंसर। समझ में आएगा क्या आ जाएगा? 4e। और e बोले तो क्या है? ई बोला तो के क्यू बाय ए स्क्वायर। बात समझ में आ गई क्या? बहुत शानदार। नेक्स्ट सवाल जानलेवा। ऐसे का देख रहे हो? बढ़िया सवाल लेकर आए तुम्हारे लिए। ये जो दिख रहा है ना तुमको, ये क्यू, ये क्यू, ये क्यू, ये ट्राइंगल है, और वो ट्राइंगल कुछ ऐसा प्लेन में है। बात समझ में आ गई क्या? और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है ये, यहाँ इसके सेंट्रॉइड से, ये जो दिख रहा है ना सी, ये क्या है? सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड से बाहर आ रहा है ऐसे परपेंडिकुलर। बात समझ में आ गई क्या? और इस परपेंडिकुलर पर यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ कोई पॉइंट है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है। बहुत सेक्सी सवाल है यार। पॉइंट पी पे देखना है, तो बहुत ध्यान से देख कि यहाँ पर हर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अब वो आएगी कैसे, बस यही देखना है। और ये तो अगर समझ गया, सवाल समझ में आ गया। बहुत ध्यान से देख कि यार अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, यहाँ पर सबसे पहले देख कि एक चार्ज ये है, क्या है ये? एक चार्ज ये है, दिख रहा है तुझको? देख, इस चार्ज की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, क्या वो ऐसे टेढ़ी जाएगी? तो इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक करूंगा, एक बार इसके और एक बार इसके। तो कंपोनेंट क्या हो गए? एक प्लेन के परपेंडिकुलर और एक प्लेन के पैरेलल। मैं एक बार और तुझे एनालाइज करवाता हूँ, बहुत ध्यान से देख कि ये जो नीचे चार्ज है ये कहाँ है? जो नीचे चार्ज है ये वाला, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, बहुत ध्यान से देख। यार संभालना बड़ा मुश्किल हो गया यार। देख, तो इस वाले चार्ज की वजह से, किस वाले चार्ज की वजह से? इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पर मैंने जो उंगलियों के नीचे छुप गया ना, यहाँ पे एक चार्ज है, ये रहा Q। तो इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी ऐसे, किस पॉइंट पर? ऐसे जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, मैं इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, एक बार इधर और एक बार इधर। इसके कॉम्पोनेंट रिजॉल्व कर दूंगा। तो हर इलेक्ट्रिक फील्ड के यहाँ पर तीन कंपोनेंट होने वाले हैं। हर इलेक्ट्रिक फील्ड के यहाँ पर तीन कंपोनेंट होने वाले हैं, एक प्लेन के परपेंडिकुलर और एक प्लेन के पैरेलल। बात समझ में आ गई क्या? तो बहुत ध्यान से सुन, मैं तुझे एक कंपोनेंट रिजॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड ए है, साइड ए है, साइड ए है। बात समझ में आ गई क्या? और ये सेंट्रॉइड है, तो सेंट्रॉइड, इसको पॉइंट क्या दे? ए पॉइंट, इसको बी पॉइंट, और इसको क्या कहते हैं? सी पॉइंट। तो सी ए, सी बी और सी, अच्छा ओ कह दे यार इसको, ले
ओ ए ओ बी ओ सी, तो ओ ए अभी तो मैंने तुझे बताया था किसके इक्वल है, ए डिवाइडेड बाय √3। तो आज उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है उसके लिए ये z डिस्टेंस रिस्पॉन्सिबल होगा, ना कि x। बात समझ में आ गई? ये x गिवन है कि x डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट p है, तो z किसके इक्वल आएगा, बहुत ध्यान से देख। तुझे एक ट्राइंगल दिखना चाहिए यहाँ पे ओ ए पी, और ओ ए पी कुछ ऐसा है, ओ ए पी। ओ ए किसके इक्वल है, d के इक्वल। मैंने इसको ओ ए को क्या बोल दिया, d बोल दिया, सॉरी। ओ ए, ओ बी और ओ सी ये सारे क्या हैं, डी हैं, और ये क्या है, एक्स। तो ये जेड किसके इक्वल हो गया, जेड किसके इक्वल हो गया बाबा, ध्यान से देख, पाइथागोरस लगा दे, √a/√3 का स्क्वायर प्लस ये डी किसके इक्वल है, a/√3 के, प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गई क्या? तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू ए आएगी ना, तो इसके दो कंपोनेंट करूंगा मैं। एक कंपोनेंट जाएगा प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब बाहर की तरफ, ये गया, समझ में आ गया, और एक चला जाएगा इधर। बात समझ में आ गई क्या? तो ध्यान से देखो, ये ई ए है और इसका एक कंपोनेंट इधर आ गया और एक कंपोनेंट इधर। सर कंपोनेंट करना सिखा दो, ये तो हमें समझ में आ गया कंपोनेंट हो जाएंगे। मैंने कहा ये वाला एंगल थीटा मान ले, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये वाला कंपोनेंट हो गया भाई ई ए कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई ए साइन थीटा। बात समझ में आ गई क्या? तो ई ए कॉस थीटा, ई ए साइन थीटा। कॉस थीटा की अगर तू वैल्यू लिखना चाहे इसी ट्राइंगल से, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि x अपॉन जेड। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। और अगर ई ए लिखना चाहता है तो ई ए क्या लिखा जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर, के क्यू डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर। इतनी बातें समझ में आ गई हों तो हम आगे चलते हैं। बात समझ में आ गई क्या? मैं एक बार और रिवाइज करवा देता हूं कि ये एक प्लेन में है, एक्स पर उस प्लेन से बाहर परपेंडिकुलर एक निकल के आ रहा है, वहां पर ई ए के दो कंपोनेंट ये बना के दिखाया मैंने, ई ए कॉस थीटा, ई ए साइन थीटा। अब ऐसे हर चार्ज की वजह से जाएगा, यानी कि इस वाले की वजह से भी ऐसे ही जाने वाला है। बात समझ में आ गई क्या? एक दूसरा ट्राइंगल और फॉर्म होगा, देखने में ऐसा लग रहा होगा कि बिल्कुल इसके अपोजिट है, ऐसा है नहीं, ये बिल्कुल ऐसे जा रहे हैं ऐसे गए हैं, और एक तीसरा ऐसे, मतलब तीन ऐसे निकले हुए हैं, तीन ऐसे। तो मैं तुझे पॉइंट P की दशा समझाना चाहता हूं। पॉइंट P पे तीन कंपोनेंट, मतलब जो ये ई बी आएगी ना, इसकी भी दो ही कंपोनेंट होंगे, इसके भी दो ही कंपोनेंट होंगे। मैं इसके नीचे यहाँ पे बना देता हूँ, जो ई बी आएगी उसके भी दो ही कंपोनेंट होंगे, वहाँ पर भी ऐसे ही एक थीटा एंगल बनेगा। ठीक है, तो ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा, अगर ये थीटा है, ई बी कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ई बी साइन थीटा। समझ में आया क्या? इसी तरह यहाँ पर एक दूसरा कौन है, सी की वजह से, यहाँ पे सी की वजह से भी ऐसे जाएगा यार। समझ में आएगा? ये तो गया ही है, ठीक है, ऐसे सी की वजह से भी जाएगा। बात समझ में आएगी? ये किसकी वजह से, ए की वजह से था। तो यहाँ सी की वजह से जिधर भी जाए, तो हमें इतना समझ में आना चाहिए कि ये ई सी कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा एंगल बनेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई सी साइन थीटा। तो ओवरऑल मैं तुझे अब ये समझाना चाहता हूँ कि पॉइंट पी पर तीन कंपोनेंट देख ध्यान से, पॉइंट पी पर जो कि यहाँ कहीं हवा में है, पॉइंट पी जो कि कहाँ, यहाँ कहीं हवा में है, यहाँ पे तीन कंपोनेंट ऐसे हैं, देख, एक दो तीन, तीन कंपोनेंट तो ऐसे हैं परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर, और तीन कंपोनेंट कैसे हैं, ऐसे फैले हुए हैं 120 डिग्री पे। समझ में आया क्या? एक इधर है, इसकी वजह से जो ऐसे जाएगा वो इधर चला जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से जो ऐसे मेरी तरफ ऐसे जा रहा होगा, उसका एक कंपोनेंट सीधा मेरी तरफ प्लेन में जो है पैरेलल में, और एक जो उधर जा रहा होगा उसकी वजह से एक कंपोनेंट उधर पैरेलल। तो पॉइंट पी पर 6 कंपोनेंट हैं। पॉइंट पी पर कितने कंपोनेंट हैं? 6 कंपोनेंट। तो ये अगर मैं कहूँ ये ई सी का पैरेलल जो प्लेन में है, मैं कहूँ ये ई ए का पैरेलल, और क्या कहूँ मैं इसको, जो उधर से आएगा बी की वजह से वो आएगा ये,
बी की वजह से, ई बी का पैरेलल। और ये पैरेलल वाले कौन है? साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा। समझ में आया क्या? और मैं तुझे ये भी समझाना चाहता हूँ कि ई ए की बात देख ले चाहे तू, ये भी z डिस्टेंस है, और अगर यहाँ से कोई पॉइंट P से सीधा Z पे कोई आएगा ना तो वो भी Z ही होगा। बात समझ में आ गई क्या? वो भी कितना होगा? Z ही होगा। ये समझ में आया? तो सारे इक्वल हैं, क्या ये कैंसिल हो जाएंगे? समझ में आ गया? ये भी वही केस है, 120 डिग्री 120 डिग्री और 120 डिग्री। और अगर हम परपेंडिकुलर वाले देखना चाहें तो परपेंडिकुलर वाले तीनों ही इस तरफ हैं। समझ में आया क्या? तीनों ही इसी तरफ है। और तीनों को अगर हम देखें तो 3 टाइम्स ऑफ, चाहे तो ई ए लिख दो, चाहे ई बी लिख दो, और चाहे ई सी लिख दो, क्योंकि तीनों इक्वल ही हैं। बात समझ में आएगी? के क्यू बाई जेड स्क्वायर। तो 3 टाइम्स ऑफ ई ए कॉस थीटा इज द आंसर। 3 टाइम्स ऑफ ई बी कॉस थीटा इज द आंसर। 3 टाइम्स ऑफ ई सी कॉस थीटा इज द आंसर। बात समझ आ गई? सर फाइनल आंसर तो बता दो। मैंने कहा भैया कॉस थीटा भी आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने, बस आपको पुट करना है। ध्यान से देखो फाइनल आंसर क्या आ गया। ई नेट 3 टाइम्स ई कितनी है? के क्यूब बाय जेड स्क्वायर। और कॉस थीटा किसके इक्वल है? कॉस थीटा किसके इक्वल है? एक्स बाय जेड के इक्वल। तो 3 टाइम्स के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर, यानी कि ए डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। होप आप सबका भी यही आंसर आया होगा। बहुत सही सवाल है, बहुत सही सवाल है। एक सवाल और करने वाले हैं ऐसा ही, बहुत मज़ेदार। जल्दी से इसको कॉपी करो। तो यार इस सवाल को देखो, यहाँ पर जो ये सवाल है इसमें ये आपको जो स्क्वायर दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल ऐसा है किसी प्लेन में। बात समझ में आ गई क्या? जिसकी साइड क्या है? √2a, ये लिखा हुआ है √2a साइड है। और यहाँ पे बीच में एक पॉइंट O है, और वापस से हमारे पास ये प्लेन के परपेंडिकुलर यहाँ पर कोई एक पॉइंट है जिस पर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। इस वाले पॉइंट चार्ज की वजह से, इस वाले पॉइंट चार्ज की वजह से, इस वाले पॉइंट चार्ज की वजह से, और इस वाले पॉइंट चार्ज की वजह से। बात समझ में आई क्या? तो बहुत ध्यान से सुनो, यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही होने वाला है। तो बहुत ध्यान से सुनो कि दिख रहा है आप सभी को कि होगा क्या कि इस वाले पॉइंट चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, और उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर और एक इधर, प्लेन के एक परपेंडिकुलर और एक प्लेन के पैरेलल। बात समझ में आ गई क्या? इधर बात समझ में आई आपको? ध्यान से देखो कि ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, और ऐसे जाने के बाद एक कंपोनेंट ये रहा और एक कंपोनेंट ये रहा। बात समझ में आई? तो इसी तरह चार इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट पैरेलल में होंगे, और 4 ही कंपोनेंट प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे। तो बहुत ध्यान से सुनो, बहुत बेसिक सा सवाल है ये भी, बस आपको समझ में आना चाहिए एक बार। तो ये वाली साइड कितनी हो गई? O, इसको मैं अगर A कह देता हूँ, इसको B कह देता हूँ, इसको C कह देता हूँ, इसको क्या कह देता हूँ? D। तो OA इक्वस टू OB इक्वस टू OC इक्वस टू OD, और किसके इक्वल है वो? A के इक्वल है। और यहाँ सबसे पहले मैं B की वजह से कैलकुलेट करना चाहता हूँ क्योंकि ये आसान है। ले मैं अलग कलर की चौक से बना देता हूँ। समझ में आया क्या? और एक आएगा ये, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, और यहाँ पर से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी। तो इन सभी के इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स के दो दो कंपोनेंट होंगे। तो ये किसकी वजह से आया? ई डी की वजह से। ये किसकी वजह से आया है? यहाँ पर ई सी की वजह से। और ये किसकी वजह से आया? ये ई ए की वजह से। और ये किसकी वजह से? ई बी की वजह से। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल मैं तुझे वैसे ही जैसे मैंने पहले बना के दिखाया था वो बना के दिखाता हूँ। इस वाले डिस्टेंस को मैं z कह देता हूँ, और ओ बी पी को एनालाइज करता हूँ, ओ बी पी को। तो ये वाला डिस्टेंस तो क्या x दे रखा है उसने, और ये वाला डिस्टेंस तो क्या है? a है, और ये वाला डिस्टेंस को मैंने क्या कह दिया? z। और z तुझे पता है कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आई क्या? तो यहाँ पर फिर से एक इसको एनालाइज कर रहे हैं, सिर्फ इसको। तो ये कितना एंगल बना रहा होगा? थीटा एंगल बना रहा होगा। समझ में आएगा? तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये वाला एंगल। ठीक है? तो यहाँ पर
जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी बी की वजह से, उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक प्लेन के परपेंडिकुलर और एक प्लेन के पैरेलल। तो ये वाला अगर थीटा एंगल कहो, ये वाला भी थीटा होगा, तो ये क्या हो जाएगा ई बी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा ई बी थीटा। आज भी अगर मैं प्लेन के पैरेलल टू प्लेन की बात करूं, तो चार कंपोनेंट मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं। समझ में आया आपको? जितना विजुअलाइज मैं करवा सकता था मैंने करवाया। इस पॉइंट को अगर आप यहाँ इस प्लेन में ला के देखोगे तो चार कंपोनेंट तो आपको ऐसे दिखाई देंगे जो प्लेन के अंदर ही लाई कर रहे होंगे, और चार कंपोनेंट आपको 1 2 3 4, तो चार कंपोनेंट प्लेन के परपेंडिकुलर नजर आएंगे। तो ये कौन से हैं? ये ई ए साइन थीटा, ई बी साइन थीटा, और ई सी साइन थीटा, और ये क्या है ई डी साइन थीटा। तो ये सारे ही एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो प्लेन के पैरेलल तो कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द परपेंडिकुलर टू द प्लेन कितना आएगा? 4 टाइम्स ऑफ या तो ई ए कह दो, या ई बी कह दो, या ई सी कह दो, या ई डी कह दो, कॉस थीटा। सर मुझे कॉस थीटा यहाँ से समझ में नहीं आया। मैंने कहा कॉस थीटा यहाँ से कितना आएगा बाबा? एक्स अपॉन जेड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम अब लिखने की कोशिश करें, ले मैं यहीं पे लिख देता हूँ नीचे, या यहीं पे लिखते हैं, ध्यान से देख। तो यहाँ पर जो नेट आएगी, ई नेट एट पॉइंट पी आएगी, वो कितनी आएगी? 4 टाइम्स ऑफ ई ए कॉस थीटा। और ई ए कितनी होगी, या ई बी कितनी होगी, या ई सी कितनी होगी? ये सभी होंगी के क्यू डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर, के क्यू डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर। बात समझ में आ गई क्या? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ के क्यू डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है? एक्स अपॉन जेड। तो यहाँ पे क्या आ गया? 4 टाइम्स ऑफ के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय जेड का क्यूब, और जेड कितना है? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2, यानी कि 3/2। ये है आंसर। बात समझ में आ गई? 4 के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बात समझ में आई आपको? लो सवाल कॉपी करो फटाफट से, पॉज करके सवाल को कॉपी करो। तो बाबा ये है एक आखिरी सवाल इस वीडियो का, बहुत ध्यान से सुन, और लास्ट में मैं तुझे एक सवाल दूंगा होमवर्क के लिए। ध्यान से देख इस सवाल को। 1 कूलम, -2 कूलम, 3 कूलम, -4 कूलम, 5 कूलम ऐसे करता हुआ जा रहा है, और ओ पॉइंट है, ये ओरिजिन है। यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो बहुत ध्यान से सुन इसके सॉल्यूशन को, देख कुछ नहीं है, बहुत आसान है। तो देख ओ पॉइंट पर जो पहला, अच्छा ये वाला डिस्टेंस है 1 मीटर, ये वाला डिस्टेंस है 2 मीटर। तो ये जो मार्क दिए मैंने यहाँ पे, अब जो मैं मार्क दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है? ये मीटर्स में है। बात समझ में आ गई कि किस में है? मीटर में है, मीटर स्केल पे है। बात समझ में आ गई क्या? तो ओ पॉइंट पर जो पहले पॉइंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, क्या वो इधर की तरफ आएगी? बात समझ में आई क्या? बहुत ध्यान से सुनना, इधर की तरफ आएगी ये अवे, और 2 की तरफ से, 2 की वजह से किधर आएगी? इधर आएगी। फिर 3 की वजह से, इस पॉइंट ओ पर बात कर रहा हूँ, तो 3 की वजह से किधर आएगी? इधर आएगी, और 4 की वजह से किधर आएगी? इधर आएगी, और ऐसे ही चलता रहेगा। और इन साइन को मैं प्लस माइनस के साथ कंसीडर करने वाला हूँ। बात समझ में आ गई क्या? मतलब इस वाली साइड को हम, या इस वाली साइड को हम नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है, और इस वाली साइड को हम क्या ले लेते हैं? पॉजिटिव, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या आएगी? E1 की वजह से, फिर E2 की वजह से, इन सभी का वेक्टोरियल सम कर देना है, आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? तो बहुत ध्यान से सुनो, E1 क्या आएगी? K इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर। मैंने इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर रखा है, पॉजिटिव। फिर माइनस K2 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, प्लस K इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। KQ/R स्क्वायर फॉर्मूला होता है, वही अप्लाई किया यार मैंने। तो फिर क्या होता है? K यहाँ पे ओके 3 की वजह से क्या आएगी? पॉजिटिव, और 4 की वजह से कैसे आएगी? नेगेटिव आएगी। बात समझ में आ गई क्या? तो k इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर। कुछ इस तरीके से करते हुए सीरीज बनती
जा रही है। बात समझ में आई है आपको? तो ध्यान से देखो, अगर मैं k को कॉमन ले लूँ, अच्छा यहाँ पे कुछ कटिंग भी हो रही है, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बन गया, k 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5, और ऐसे करते 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 आगे तक जाएगी। तो यहाँ पर मैथ्स की एक छोटी सी चीज़ आती है बीच में यार, लॉग की सीरीज़ है। किसकी सीरीज़ है? लॉग की। मतलब ये याद रहे तो अच्छी बात समझ में आ गई क्या? जो आपने एक्सपेंशंस पढ़े हैं ना लिमिट में, कहाँ पे पढ़े एक्सपेंशंस? लिमिट में पढ़े हैं, उसी की कुछ बात करने वाले हैं। तो ln 1 प्लस एक्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अगर आप इसको देखो तो इसका एक्सपेंशन क्या आता है? x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की पावर 4/4। तो अगर मैं यहाँ पर x को 1 पुट कर दूँ, यहाँ पे आपने क्या करना है? पुट x इक्वल्स टू 1। तो अगर आपने x को 1 पुट कर दिया तो क्या बन जाएगा? ln 2, और यहाँ पर क्या बन जाएगी? बहुत ध्यान से देखो, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस 1/4, और ऐसे करते करते आगे तक। तो अगर आपको ये सीरीज समझ में आ रही हो, क्या आपको पता लग रहा है कि ln 2 लिखा हुआ है, तो फाइनल आंसर क्या आ गया इसका? ln 2। बात समझ में आ गई क्या? ये बहुत ही स्टैंडर्ड से सवाल हैं जो भी मैंने आपको करवाए हैं। समझ में आया? डिस्क्रिप्शन में आपको आपके असाइनमेंट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है? तो बाबा इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे ग्राफ्स की बात करने वाला हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है। तब तक के लिए बो बॉय, सी यू सून, एंजॉय।